छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक नवाचार की आवश्यकता एवं क्षेत्र को लेकर आया हूं और इसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। अब देखें, जो नवाचार है ये होता क्या है, इनकी आवश्यकता या इनकी क्या नीड्स है, क्या इनके स्कोप है, आज मैं इन दोनों के बारे में अध्ययन करूंगा। तो इसको बताने से पहले मैं नवाचार होता क्या है, इनोवेशन, तो इसके बारे में पुनः चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए छात्रों, शॉर्टली में जो नवाचार है इसको अंग्रेजी में इनोवेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो जो नवाचार है वह दो शब्दों से मिलकर बना है छात्रों, नव धन आचार। नव माने नया, जो आचार माने व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है। तो नए आचार विचारों को प्रदर्शित करना ही नवाचार कहलाता है। तो शॉर्टली बता रहे हैं छात्रों। और उसके बाद देखें तो जो नवाचार है, तो नवाचार में जैसे कार्ल रोजर्स की छात्रों डिफिनेशन आती है। तो जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने किस तरीके से जो नवाचार को छात्रों डिफाइन किया है, अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, तो इसमें कार्ल जो रोजर्स की डिफिनेशन आती है तो उन्होंने ये बताया है छात्रों कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति या छात्र नए विचारों के रूप में करता है। तो अब जो है नवाचार को मैं बताया कि क्या होती है। अब यहाँ पर जो हम टॉपिक हमारी है नवाचार की आवश्यकता, तो अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों नवाचार की ही सख्त आवश्यकता पड़ती है। अगर वर्तमान समय में देखें तो नवाचार के बिना हम छात्रों को जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। कुछ कक्षा कक्ष में अगर अध्यापक नवीन तरीके से नवीन विधियों का प्रयोग करके अगर अध्यापन की विधि को वो प्रारंभ करता है तो जाहिर सी बात है कि जो छात्रों का रुझान है, वो छात्रों का मन है, जो अगर कहीं अन्यत्र जाता है तो विद्यालय के विषय वस्तु जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उसके पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है, खिंच जाता है। तो और जिससे कि छात्रों में अनुशासनहीनता की भी समस्या नहीं आती है। छात्र एक अनुशासन में रह करके ही जो अध्यापक को पढ़ाए हुए पाठ का अध्ययन भी करते हैं। तो ये मैं आपको नवाचार की आवश्यकता में अब पहले पॉइंट को स्टार्ट करने वाला हूँ छात्रों। इसमें शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता के लिए जो नवाचार की हमारी सर्वप्रमुख आवश्यकता इस बात में निहित है कि इसके द्वारा जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको भी जो है प्रभावशीलता या उसमें भी प्रभावशीलता लाने के लिए हमको नवाचार की सख्त आवश्यकता पड़ती है। या तो छात्रों ऐसे कह सकते हैं कि नवाचार की आवश्यकता शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों किया जाता है। इसकी आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? जब हमको शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है। अब छात्रों के दिमाग में बातें आती होंगी कि शिक्षण अधिगम होता क्या है। देखिए छात्रों, जहाँ पर शिक्षण होता है वहीं पर जो अधिगम होता है, दोनों छात्रों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो शिक्षण का मतलब सीखना सिखाना। अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण के द्वारा ही छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करके संपूर्ण विकास का कार्य किया जाता है। जबकि अब यहीं पर जो है अधिगम है या तो जो हमारे लर्निंग है, तो लर्निंग का मतलब छात्रों सीखना से है कि बालक या छात्र कितना सीखा है। अगर इनमें गहराई से अगर अध्ययन करे, स्टडी करे शिक्षण अधिगम का, तो इनमें जो है अंतर का गुण विद्यमान रहता है। अगर देखें तो कई राइटर या जो कई बुकें हैं उनमें शिक्षण एवं जो अधिगम को दोनों को समानार्थी के रूप में छात्रों माना जाता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इनमें प्राय अंतर का गुण तो विद्यमान रहता है। कहने का मतलब जो शिक्षण का कार्य होता है ये अध्यापक के माध्यम से की जाने वाली छात्रों प्रक्रिया होती है, जबकि जो अधिगम होता है ये छात्र के द्वारा की गई परस्पर क्रिया होती है कि हमने कितना सीखा या छात्र ने कितना सीखा, हमारे अंदर कितना व्यवहार में परिवर्तन आया। तो ये सारी प्रक्रिया ही छात्रों लर्निंग का रूप है। यही
लर्निंग है या यही छात्रों अधिगम है। अगर देखा जाए तो यही शिक्षण एवं अधिगम की जो है प्रभावशीलता के लिए हमको नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे जो नंबर 2 पॉइंट आता है नवाचार की आवश्यकता में छात्रों, ज्ञान का अस्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ नॉलेज। अब ज्ञान का अस्थायित्व, जैसे ज्ञान में को अस्थायी बनाने के लिए या ज्ञान को अस्थायित्व रूप प्रदान करने के लिए हमको नवाचार की शक्ति आवश्यकता पड़ती है। जैसे छात्रों के अगर ज्ञान को हमको अस्थायी बनाना है या उनके ज्ञान को हमको अस्थायित्व रूप देना है तो पहली बात हमें जो है कक्ष में एक नवीन विचारों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, या जो है कुछ नवीन जो शिक्षण अध्ययन सामग्री होती है कुछ नवीन तरीक़ों से छात्रों के समय बताने समझाने से जो है उसके ज्ञान को हम अस्थायित्व रूप या जो छात्रों के ज्ञान को हम अस्थायी रूप प्रदान कर सकते हैं, या तो ज्ञान को उसके अस्थायित्व रूप प्रदान करने में छात्रों नवाचार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता इसी में निहित है। अब देखें तो ज्ञान की अस्थायित्व के बाद छात्रों जो अगली हमारी टॉपिक आती है नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए। तो जो नीड्स है या जो आवश्यकता है नवाचार की छात्रों, तो नवाचार की आवश्यकता नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई अध्यापक हुए किस विधि से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उनकी शिक्षण विधियों के लिए या उनकी जो है नवीन तरीके से जो शिक्षण विधि करने के लिए छात्रों हमको नवाचार की जो है आवश्यकता पड़ती है कि नवीन तरीके से जो शिक्षण विधि होती है कौन शिक्षण विधि का हमको प्रयोग करना है। जैसे व्याख्यान विधि हो गया और जो पाठ प्रस्तावना या जो कौशल होते हैं इन कौशलों का जो प्रयोग करके जब हम पढ़ाएंगे तो तभी जो है छात्रों में नवाचार के गुणों को विकसित करेंगे। या तो जो नवाचार की आवश्यकता इस बात में निहित है छात्रों कि इसके द्वारा हम नए जो है शिक्षण विधियों को ज्ञान देने के लिए छात्रों में हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखें छात्रों तो नवाचार की मैं आवश्यकता के बारे में बताया कि नवीन शिक्षण विधियों को ज्ञान के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट छात्रों हमारा आता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अब देखें छात्रों जो नवाचार की हमारी आवश्यकता इस बात में भी निहित है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है या जो एजुकेशनल जो एम है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हमको नवाचार की आवश्यकता होती है। जैसे अब आपके दिमाग में छात्रों बातें आती होंगी कि शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य अब देखें छात्रों तो शैक्षिक जो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमको नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, जैसे मैं बताया कि शिक्षा संबंधी जो उद्देश्य होते हैं, जैसे छात्रों के लेवल को हमको समझना कि हम छात्रों को ज्ञान दे तो रहे हैं, किस स्तर का उनको हम ज्ञान दे रहे हैं, वो उनकी समझ क्या है कि नहीं है कि आप इतना हाई लेवल का चीज़ उनको बता समझा रहे हैं कि उनके दिमाग के बाहर चला जा रहा है। तो ऐसी चीज़ बताइए कि जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सदैव ही सहायता देने का कार्य करें। ये जो नवाचार की पुष्टि करने का कार्य करता है। या शैक्षिक उद्देश्य का मतलब जो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य को निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य आते हैं छात्रों, भावात्मक उद्देश्य, फिर लास्ट में कौशलात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य। तो शिक्षा के इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए छात्रों हमको नवाचार की सख्त ही आवश्यकता पड़ती है। या तो नवाचार की जो हमारी आवश्यकता इस बात में निहित है छात्रों कि इसके द्वारा हम जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए या प्राप्ति होने में सदैव ही सहायता मिलती है। अब देखें तो शैक्षिक उद्देश्यों की जो है प्राप्ति के लिए फिर अगला पॉइंट जो हमारी नवाचार की आवश्यकता है शिक्षण अध्ययन सामग्री के प्रयोग के लिए। अब देखिए छात्रों
जो यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री है, जिसको हम छात्रों शार्ट में बोलते हैं TLM कहते हैं छात्रों। तो TLM आप लोग जान लीजिए, इसको टीचिंग कहते हैं। टी फार क्या होता है छात्रों? टीचिंग हो गया। और EL फार जो है लर्निंग हो गया। EM फार जो है छात्रों मटेरियल हो गया। तो कहने का मतलब जो TLM जो हाफ नाम है, इसका फुल नेम होता है छात्रों टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो जिनको हम छात्रों ब्रीफली में कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। तो जो नवाचार है, जो इनकी आवश्यकता है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रयोग के लिए नवाचार की हमको आवश्यकता पड़ती है कि आप जो है शिक्षण अधिगम सामग्री में क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं। अब देखें तो जैसा कि शिक्षण अधिगम सामग्री, तो मैंने बताया कि अधिगम देखिए जो 6 अगर 60 में बता रहे हैं कि क्या होते हैं शिक्षण, तो शिक्षण क्रियाओं का समूह होता है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षण अधिगम को जो है दोनों की डिफिनेशन हो गया। अब सामग्री का मतलब छात्र ये होता है किस सामग्री का यूज आप पठन पाठन में कर रहे हैं, या अगर आप अध्यापक हैं तो छात्रों के समक्ष किस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी के देखो छात्रों, तो इसी को हम TLM कहते हैं, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। अगर हम देखिए, अगर इसको डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं TLM को कि जिस सामग्री का प्रयोग करके शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है और विद्यार्थी उसको जानने समझने एवं सीखने के लिए जो वो प्रयोग करते हैं, उसी को छात्रों हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। तो मैं आपको इसमें जो 4th सेमेस्टर है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के माध्यम से, या जो शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन क्या होती है उसके बारे में बता दिया। जिसके प्रबंधन के माध्यम से या जिस प्रबंधन के माध्यम से अध्यापक छात्रों की जो है, या तो जिस प्रबंधन में अध्यापक जो है जिस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है या जिसकी व्यवस्था करता है प्रबंधक अध्यापन कार्य के लिए विद्यालय में, उसी को हम शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन कहते हैं छात्रों। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये छात्र है कि नवाचार की जो प्रमुख आवश्यकता इस बात में भी निहित है कि इसके द्वारा जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं, या नवाचार की आवश्यकता यह है कि इसका प्रयोग हम शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए करते हैं। आगे आता है छात्रों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास के लिए। अब देखें जो हमारी नवाचार है, उस नवाचार की प्रमुख आवश्यकता यह है कि जो साइंटिफिक अप्रोच हैं या वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है या जो वैज्ञानिक आयाम है, उस आयामों को जो है विकसित करने के लिए छात्रों हमको नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वैज्ञानिक आयाम छात्रों क्या है, क्या क्या साइंटिफिक एम्पलीट्यूड है, क्या अप्रोच क्या है। तो अब देखिए जो वैज्ञानिक आयाम छात्र होते हैं, अगर इसके बारे में करें डिस्कस, जैसे कुछ छात्रों को वैज्ञानिक विधि के बारे में बताना, जैसे उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना है, तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग क्या क्या होते हैं, ये कैसे चलता है, इनको चलाने की विधि आप छात्रों को अच्छी तरह समझाएंगे या उनको बताएंगे। तो इन सब के माध्यम से उनके अंदर या बालक के अंदर वैज्ञानिक अच्छी अप्रोच या जैसे साइंटिफिक अप्रोच का विकास होता है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो ये छात्रों जो हमारे नीड्स ऑफ इनोवेशन है, तो इनकी आवश्यकता इस बात में निहित है छात्रों कि इसके द्वारा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाता है, या छात्रों में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में सदैव ही जो है सहायक होते हैं। अब इसी क्रम में देखें छात्रों जो आगे हमारा आता है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जो नवाचार होता है, तो उनकी आवश्यकता छात्रों इस बात में भी निहित है कि इसके द्वारा ही हम छात्रों का सर्वांगीण विकास कार्य करने में सहयोग देते हैं या छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होते हैं। अब आपके जहन में छात्रों ये बात आती है कि सर्वांगीण विकास क्या है, जिसको हम ऑलराउंड डेवलपमेंट कहते हैं छात्रों। इसके अंतर मतलब छात्रों में
मुक्त रूप में जो है सोचने समझने तर्क करने की क्षमता, मानसिक शक्तियों का विकास, और कह सकते इसी में जैसे शारीरिक विकास हो गया। तो जो इन सभी गुणों का विकास छात्रों के अंदर जो हो जाता है तो इसी को हम एक शार्ट रूप लेते हैं सर्वांगीण विकास। तो छात्रों के सभी कुछ के विकास के लिए हमको नवाचार की शक्ति ही आवश्यकता पड़ती है, या जो नवाचार की हमें आवश्यकता पड़ती है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। अब देखें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए के बाद अगला जो पॉइंट हमारा आता है छात्रों कौशलों के विकास के लिए, टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। अब देखें जो कौशलों के विकास के लिए क्या है स्किल, क्या है कौशल, किस ढंग से हमें छात्रों के अंदर कौशलों को विकसित करना है। उनको विकसित करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है छात्रों, इनोवेशन की, या उन्हीं में नवाचार की हमको ज़रूरत पड़ती है। बिना हम नवाचार के माध्यम से या बिना हम नवाचार का प्रयोग किए हुए ही छात्रों के अंदर कौशलों का विकास हम नहीं कर सकते हैं। जैसे छात्रों के अंदर कौन कौन से कौशलों का विकास होता है, जैसे सुनने का कौशल, समझने का कौशल, हमें भाव अभिव्यक्त करने का कौशल, सभी प्रकार के कौशलों का उनके अंदर विकास हो जाता है। और देखें तो कौशलों के विकास के लिए तो बहुत सारे विकास हैं छात्रों, जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल हो गया, तो पाठ प्रस्तावना कौशल के बाद जैसे दृष्टांत कौशल हो गया छात्रों। तो इन सब कौशलों के बाद देखें अच्छे दृष्टांत के बाद जैसे पाठ सहभागिता कौशल हो गया, तो ये अध्यापकों के लिए विशेष रूप से ये कौशलों का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो जो हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ी है कि जो कौशल होते हैं या जो उनके स्किल हैं उनको हमको डेवलपमेंट करने के लिए हमको सदैव ही जो है इनोवेशन या नवाचार की छात्रों आवश्यकता पड़ती है। अब नवाचार की आवश्यकता के बाद आगे आता है अनुसंधान के विकास के लिए। तो जो नवाचार की आवश्यकता इस बात में भी निहित है छात्रों कि इसके द्वारा हम अनुसंधान का विकास कर सकते हैं, या दिन प्रतिदिन हम खोज का भी कार्य छात्रों कर सकते हैं। देखिए छात्रों अनुसंधान, जो अनुसंधान है छात्रों, इसको हम रिसर्च के नाम से छात्रों जानते हैं, इसको हम रिसर्च के नाम से छात्रों जानते हैं। जैसा कि जो रिसर्च हमारा है ये री हो गया प्लस जो है सर्च हो गया छात्रों। तो जो रिसर्च हो गया तो री माने पुनः हो गया, फिर सर्च माने जो खोजने का अवसर, यानी छात्रों को जो बार बार खोजने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है, या जो छात्र बार बार खोजने का प्रयास करते हैं, तो उन सभी जो अनुसंधान के विकास के लिए हमको छात्रों नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। अनुसंधान का मतलब शैक्षिक अनुसंधान से छात्रों यहाँ पर होता है। अनुसंधान का मतलब एजुकेशनल हो गया, एजुकेशनल रिसर्च से छात्रों होता है। तो अनुसंधान देखिए शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है कि शैक्षिक अनुसंधान मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा पिछला वीडियो देखिए आप लोग। तो अनुसंधान के विकास के लिए हमको नवाचार की शक्ति सत्य छात्रों आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये नवाचार की हम आवश्यकता के बारे में आपके समक्ष बताया छात्रों। अब जो नवाचार की आवश्यकता जो हुआ कि क्या अनुसंधान होता है, अनुसंधान के क्या क्या एम्पलीट्यूड हैं, तो उन सभी के विकास के कार्य के लिए छात्रों हमको नवाचार की ज़रूरत पड़ती है। या जो नवाचार होता है छात्रों, उस नवाचार की हमको सख्त सख्त ज़रूरत पड़ती है छात्रों। अब देखिए फिर आगे हम चलते हैं छात्रों कि जो नवाचार के नीड्स या दी नीड्स ऑफ इनोवेशन, या जो नवाचार की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है, जैसे हमें शिक्षा की व्यवस्था में छात्रों सुधार कार्य करना होता है। जैसे हमारी जो
शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, उनमें गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था लाना है, तो उनके लिए हमको नवाचार का प्रयोग करना है। कुछ नवीन तरीके से उनमें विधियों का समावेश आपको करना पड़ेगा। जैसे कुछ TLM का उसमें प्रयोग करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने या जो अध्यापक होते हैं उनके अंदर व्यवहारगत रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन तो करना अत्यंत ही आवश्यक होगा। तो कहने का मतलब छात्रों ये यहाँ पर है कि जो नवाचार है उनकी आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से ही हम छात्रों की जो शिक्षा व्यवस्था है या जो विद्यालयों के अंतर्गत जो शिक्षा की व्यवस्था हो रही है या होना है उसमें जो सुधार का कार्य हमको करना है, उनमें जो है सुधार का कार्य करने के लिए सदैव ही हमको नवाचार की आवश्यकता छात्रों पड़ती है। या ऐसे जो है नवाचार की आवश्यकता छात्रों इस बात में निहित है कि इसके द्वारा ही जो है शिक्षा की व्यवस्था में हम दिन प्रतिदिन कुछ सुधार कर लेते हैं या सुधार का कार्य हो जाता है छात्रों। अब इसके बाद देखें कि नवाचार की जो आवश्यकता मैंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार। फिर अगला जो टॉपिक आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग के लिए। जैसे अब आप लोग जान लीजिए कि जो शैक्षिक नवाचार या जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार का दिन प्रतिदिन जो प्रयोग किया जा रहा है उसकी आवश्यकता इस बात में निहित है कि इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक क्या थ्योरी है या मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसका प्रयोग करने के लिए हमको नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। या मनोवैज्ञानिक जैसे जो सिद्धांत है आप लोग जान लीजिए कि जो मनोवैज्ञानिक या जो साइकोलॉजिकल जो थ्योरी होते हैं छात्रों, इसमें अगर बात करें तो जैसे कई जो है सिद्धांत आते हैं मनोवैज्ञानिक के, जैसे थार्डाइक के सिद्धांत हो गया, सूझबूझ का जो इसमें इन्होंने प्रयोग किया है। और इसी के बाद छात्रों जो पावलाव का प्रयोग जिन्होंने कुत्ते पर किया है, फिर उसके बाद पुटलेविन का प्रयोग कर सकते हैं जो सीखने संबंधी। तो कह सकते हैं छात्रों कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं सिद्धांत जो कि नवाचार की आवश्यकता को प्रस्तुत करने में छात्रों सदैव ही सहायता प्रदान करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होते हैं? जो मनोविज्ञान में जिन सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, मनोविज्ञान में ये आप मनोवैज्ञानिक जिन सिद्धांतों को अपने प्रस्तुत किए हैं उसी को छात्रों हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि पावलाव हो गया, स्किनर हो गए, थार्डाइक हो गए आदि के जो है सिद्धांतों के प्रयोग के लिए छात्रों हमको सदैव ही जो है इनोवेशन या नवाचार की जो छात्रों ज़रूरत पड़ती रही है, या सदैव ही जो है नवाचार की छात्रों आवश्यकता पड़ती है। अब ये नवाचार की हम आवश्यकता बताए अभी तक छात्रों। अब उसके बाद क्या है इनको स्कोप, तो नवाचार के क्या छात्रों क्षेत्र होते हैं, अब हम इनके क्षेत्र के बारे में छात्रों अध्ययन करेंगे। देखिए छात्रों जो नवाचार है, जो इनोवेशन है, तो नवाचार का क्षेत्र छात्रों अत्यंत ही अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इनका क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक हो गया है। तो जैसे नवाचार के विषय में देखें तो जो इनका क्षेत्र है तो इनके क्षेत्र में जैसे शिक्षण अधिगम आता है, तो मूल्यांकन हो गया, प्रार्थना स्थल की गतिविधि आ गया छात्रों, फिर पाठ सहगामी क्रियाएं हो गया, फिर सामुदायिक सहभागिता हो गया छात्रों। कहने का मतलब इन सभी जो है पॉइंटों की हमको सख्त ज़रूरत पड़ती है, या ये सभी ऐसे पॉइंट हैं छात्रों जो कि हमें शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। अब हम इसको एक एक पार्ट को ब्रीफली में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे छात्रों अब शिक्षण अधिगम, जैसे छात्रों को कुछ सिखाना हो गया, या तो शिक्षण अधिगम के लिए हमको नवाचार की आवश्यकता पड़ती है, या तो जो नवाचार का छात्रों
प्रमुख क्षेत्र यह है कि इसका जो है क्षेत्र कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम के लिए मूलतः सीमित है, या तो कह सकते हैं जो शिक्षण अधिगम के लिए जो है नवाचार का क्षेत्र सीमित है। अब जैसे शिक्षण अधिगम मतलब छात्रों को किस ढंग से कैसा आप पढ़ा रहे हैं, उसमें उनके अंदर या छात्रों के अंदर क्या व्यवहार परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जो है परस्पर जो अंतर का गुण ही जो है शैक्षिक नवाचार के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत ही छात्रों आता है। जिस प्रकार एक गिलफोर्ड की डेफिनेशन है छात्रों, उन्होंने ये बताया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ कोई परिवर्तन ही जो है अधिगम कहलाता है। जब अगर अध्यापक के अंदर व्यवहार परिवर्तन दिखाई देगा छात्रों के समक्ष पठन पाठन में, तो जाहिर सी बात है कि यही गुण छात्रों के अंदर ही जो है यही इम्पैक्ट डालने का प्रयास करेगा, या जो यही प्रभाव रहेगा तो यही प्रभाव ही जो है छात्रों के अंदर जो है डालने के यही जो है छात्रों के अंदर जो है व्यवहार परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो अगर यही देखा जाए छात्रों, तो जो नवाचार का क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है। तो इनका व्यापक का मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में है, खासकर जो टीचिंग हो गया, जो लर्निंग हो गया, इन सब में जो है इनका क्षेत्र जो है निहित है। अब आगे देख लेते हैं छात्रों, जो नवाचार का क्षेत्र है मूल्यांकन में, तो छात्रों के गुणों या छात्रों के गुण दोषों का हमें पता लगाने के लिए नवाचार की भी आवश्यकता पड़ती है। या तो जो नवाचार का प्रमुख क्षेत्र इस बात में निहित है कि यह जो है मूल्यांकन का कार्य भी करता है। नवाचार का क्षेत्र इस बात में भी निहित है कि यह जो है छात्रों के गुण दोषों का सदोही आकलन करने का कार्य करता है। तो नवाचार का क्षेत्र क्या है छात्रों? मूल्यांकन करना कि छात्र के क्या है गुण, क्या है डिमेरिट, या क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट हैं, इनके गुण दोषों का जो हम पता लगाने का कार्य छात्रों करते हैं, तो वही मूल्यांकन है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है कि नवाचार का क्षेत्र, तो जो नवाचार का क्षेत्र छात्रों के मूल्यांकन कार्य में ही सदैव सहायक होता है। अब मूल्यांकन के बारे में कुछ छात्र पूछते हैं। देखिए, मूल्यांकन मूलधन अंकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो मूल्यों का जो अंकन करने का कार्य किया जाता है, जो कि इवोल्यूशन एक शब्द है अंग्रेजी का। अगर देखें तो ये छात्रों के गुण दोषों की विवेचना करने का जो कार्य करता है उसी को ही हम इवोल्यूशन कहते हैं, या उसी प्रक्रिया को ही छात्रों हम मूल्यांकन कहते हैं। अब मूल्यांकन के बारे में देखें छात्रों, तो इनमें टर्गसन की डिफिनेशन आती है, क्यूलिगो-हन्ना की डिफिनेशन आती है, क्रॉनबर्ग की डिफिनेशन आती है। तो कहने का मतलब कई जो है शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने जो मूल्यांकन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब अगर देखें तो जो है टर्गसन है, उन्होंने ये बताया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो कि छात्रों के मूल्यों का अंकन करता है। इसी प्रकार से जो है शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया तथा अनुभवों की उपयोगिता के आधार पर छात्रों जो निर्णय देने का कार्य किया जाता है, उसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक डिफिनेशन बता दिया टर्गसन के अनुसार। आने भी डिफिनेशन हमारी पिछली वीडियो में छात्रों हैं, उनको आप ज़रूर देखिए, पढ़िए। तो ये मैं आपको जो नवाचार की आवश्यकता एवं इसके हम क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इनका जो क्षेत्र है मूल्यांकन कार्य में सहायता प्रदान करना, या नवाचार का जो क्षेत्र है मूल्यांकन कार्य में। अब देखें, अब इसी के बाद छात्रों आता है प्रार्थना स्थल की गतिविधि। जैसे जो हमारा नवाचार का छात्रों क्षेत्र है, प्रार्थना स्थल की जो गतिविधि हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें ये सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। या तो जो नवाचार का क्षेत्र है प्रार्थना स्थल की गतिविधि को ये सदैव ही स्पष्ट करता है। अब देखें छात्रों, जैसे प्रार्थना स्थल की क्या गतिविधि होती है? जो गतिविधि है आपको जो है एक सीधी लाइनों में खड़े होकर प्रार्थना करना है। कोई लड़का जिसे लाइन गड़बड़ किया है तो ऐसे नहीं करना है, तो लाइनों की एक सीधी रेखा हो और उसमें
जो 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए जो प्रार्थना हो उसमें सावधानीपूर्वक छात्रों को खड़ा भी होना चाहिए कतार में बद्ध होकर। और ये जो है कहने का मतलब छात्रों, ये प्रार्थना जो स्थल होते हैं ये सभी इनकी जो है गतिविधियाँ होती हैं छात्रों। अब देखिए जो प्रार्थना स्थल गतिविधियाँ, या तो हम ऐसे कहें छात्रों जो नवाचार होते हैं उनकी आवश्यकता के बाद जो उनके क्षेत्र है प्रार्थना स्थल गतिविधियाँ बताया मैं। उसके बाद फिर आगे आता है पाठ सहगामी क्रियाएं। तो जो नवाचार की आवश्यकता है छात्रों, पाठ सहगामी क्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए ये नवाचार उपयोगी होता है। या तो जो नवाचार का क्षेत्र पाठ सहगामी क्रियाओं तक जो है सीमित है। पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में आपको इसके पहले तो बता तो नहीं हूँ, अब जान लीजिए पाठ सहगामी क्या होती हैं। देखिए छात्रों, जो सहगामी का मतलब होता है साथ साथ, जहाँ पर अध्यापक के द्वारा ही जो है छात्र की परस्पर क्रिया की जाती है किसी पाठ या विषय वस्तु के संदर्भ में, तो उसी को छात्रों हम पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। जैसे खेल कूद होता है, खेल कूद के बाद कुछ एक्सरसाइज होते हैं, या जो व्यायाम के अध्यापक जो अपना हाथ ऊपर नीचे करते हैं, फिर छात्रों की जो क्रियाएं परस्पर की जाती हैं, तो इसी क्रिया को छात्रों हम पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। फिर इसी के बाद जो नवाचार का क्षेत्र है लास्ट, सामुदायिक सहभागिता। तो नवाचार के अगर क्षेत्र के विषय में देखें तो सामुदायिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य करती हैं। यह सामुदायिक सहभागिता का मतलब जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, तो आपको जो है समुदाय में किस ढंग से सहभाग कर रहे हैं, उसमें प्रतिभाग किस ढंग से कर रहे हैं सहभागिता में। और ऐसे समुदाय है तो समुदाय के प्रति आपकी सहभागिता क्या है, उनके गुणों को विकसित करने के लिए वह यही जो है नवाचार का प्रमुख क्षेत्र है। या तो जो नवाचार का क्षेत्र है सामुदायिक सहभागिता में छात्रों निहित है। या कम्युनिटी पार्टिसिपेट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नवाचार को विकसित करने में छात्रों सदैव ही सहयोग करती है। तो छात्रों, आज के लिए जो हमारा लेक्चर था वो नवाचार की आवश्यकता एवं इसके क्षेत्र, तो इसमें मैंने आपको इसकी आवश्यकता बताया, फिर इसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया छात्रों। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।